नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं फोकस भारत लाइव। आज हमारे साथ में हैं सहारनपुर के कद्दावर और फायर ब्रांड नेता विनोद तेजियान जी, जो दलित नेता दूसरी पार्टियों से जीत कर आते हैं। अगर मैं बात करूं देवेंद्र नीम की, देवेंद्र नीम दलित समाज के लिए उस स्तर से काम करते नहीं दिख रहे जिस तरह से उनको काम करना चाहिए। तो क्या आपको लगता है कि इस तरह की योजनाओं से, इस तरह के जो पैटर्न है, इससे दलित समाज कहीं ना कहीं वंचित रह जाता है? देखिए, सच्चाई है, जो सवाल ये आप आज मेरे से पूछ रहे हो, बाबा साहब ने 1932 में ही बता दिया था। बाबा साहब इस तरह का रिजर्वेशन नहीं चाहते थे। जो ये पॉलिटिकल रिजर्वेशन है वो रिप्रेजेंटेशन चाहते थे। वो ये चाहते थे हमारे लिए सेपरेट इलेक्टेट हो। सेपरेट इलेक्टेट भारत में अंग्रेज़ों ने मुसलमान भाइयों को और सिखों को, सरदारों को, आज़ादी से पहले अपनी सरकार में अंग्रेज़ों ने मुसलमान भाइयों को और सिख भाइयों को, दोनों को रियल रिप्रेजेंटेशन यानी सेपरेट इलेक्टेड दे रखा था। बाबा साहब ये चाहते थे कि SC ST के लोगों को भी इसमें शामिल कर लिया जाए, उनको भी रियल रिप्रेजेंटेशन दे दिया जाए, उनको भी सेपरेट इलेक्टेड। सेपरेट इलेक्टेड का मतलब था अंग्रेज़ों के टाइम में भी जिस सीट पे मुस्लिम लड़ता था वहाँ दूसरे लोग चुनाव नहीं लड़ते थे। इस सेपरेट का मतलब पृथक निर्वाचन। अब समाज हमारा साथ नहीं दे पाया। उस समय बाबा साहब का जो रैलियाँ चल रही थी, प्रदर्शन हो रहे थे, समाज हमारा खड़ा होगा। जगजीवन राम को नेता बना करके गांधी और नेहरू ने, ब्राह्मणों ने जगजीवन राम को पैदा कर दिया। तो सबसे बड़ी समस्या समाज की होगी, ये जिस समय जो सही लड़ता है ये सही के साथ नहीं खड़े होते। ब्राह्मणवादी जिसको नेता बना करके पेश कर देता है, ये उसके हेलीकॉप्टर, उसकी बड़ी बड़ी कारें, और उसको ये देखने लगते हैं जो अखबारों में छपने लगता है। ये कभी ये नहीं देखते बाबा साहब को इन्होंने पूरे आज़ादी के आंदोलन में छिपा करके रखा, जबकि वो हमारे लिए असली लड़ाई लड़ रहे थे। तो उस समय इन्होंने जगजीवन राम को दिखाया। तो बाबा साहब ने उसी समय कहा था, वो ये चाहते ही नहीं थे। ये तो उन्होंने मजबूरी में गांधी जी के साथ जो समझौता हुआ था, यरवदा जेल में जो समझौता हुआ था पुणे के अंदर बैठकर, जिसको इतिहास में पुणे पैक्ट कहा जाता है, इसको करने के बाद ही बाबा साहब ने कह दिया था। जो देवेंद्र नीम की बात नहीं मैं कर रहा, मैं सारे ही SC ST के नेताओं की बात कर रहा हूँ जो रिजर्व सीटों पर लड़ते हैं। बाबा साहब ने कहा था कि अब समाज को नेता नहीं मिलेंगे, अब समाज को दलाल और बढ़वे मिलेंगे, टूल्स और कैटल्स मिलेंगे। वो नाम पर तो आपके चुनाव लड़ेंगे, आरक्षित सीटों पर हम इस समाज के हैं, लेकिन इस्तेमाल उनका कोई और करेगा, चूंकि सबको वोट डालनी है। हम तो इसके लिए सेपरेट इलेक्टेड चाहते थे कि जिस सीट पे SC लड़े, जिस सीट पे OBC लड़े, जिस सीट पे मुस्लिम लड़े, जो सीट जिसके हिस्से में आए, वहाँ केवल उसी समाज के लोग तय करें कि हमारा नेता कौन होगा। सबका मामला उसमें नहीं होना चाहिए। ये सेपरेट इलेक्टेड था। गांधी जी ने यानी 2 वोट का अधिकार हमें दे दिया। हमें बाबा साहब ने अंग्रेजों से 2 वोट का अधिकार दिलवाया। गांधी जी ने आमरण अनशन करके हमारा जो 2 वोट का अधिकार था उसको पुणे पैक्ट में जो 1 वोट में बदल दिया, और उन्होंने कहा कि सेपरेट इलेक्टेड नहीं मिलेगा, आपको आरक्षण मिलेगा। अब गांधी जी ने तो आरक्षण दिया, बाबा साहब आरक्षण चाहते नहीं थे, बाबा साहब सेपरेट इलेक्टेड चाहते थे। अब गांधी जी के जो अगले चिल्ले हैं ये पूरे आरक्षण का विरोध कर रहे हैं। तो समझ लो ये किसी बात पर कभी कायम नहीं रहने वाले। और जो आपने इन नेताओं की बात की कि ये तो भाई इनकी जो है, एक तो इनकी समस्या टिकट होता है, दूसरा ये बात तो बाबा साहब इतने पहले 1932 में कह चुके कि आपको नेता नहीं मिलेंगे। उसके बावजूद भी अगर हमारे लोग नेता ढूंढ रहे हैं तो मैं नहीं समझता। लेकिन हाँ, सैकड़ों में कोई एक आध जो असली खून होता है, जो आपका अपना होता है, जिसने बाबा साहब को पढ़ रखा है, तो आपको देखने को भी मिलता है। कोई ऐसी बात थोड़ा ही है। हम 2011 से ही लगातार सक्रिय हैं। जिस दिन से हम बसपा से अलग हुए थे, हमने उसी दिन ये प्रण कर लिया था कि कितना ही नुकसान हो, कुछ भी करना पड़े, लेकिन इस पार्टी को ध्वस्त करेंगे, इसकी सच्चाई लोगों को बताएंगे और देश में नई लीडरशिप अपने समाज की पैदा करेंगे। लेकिन ये दुर्भाग्य है, मैंने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के परपोते राजरत्न अंबेडकर और महाराष्ट्र के कुछ उन नेताओं की, चूँकि महाराष्ट्र को अगर आप साइड करके चलेंगे तो फिर बहुजन आंदोलन में कुछ नहीं है। क्योंकि आइडियोलॉजी से वही लोग तैयार करते हैं। कांशीराम साहब को भी उन्होंने ही तैयार किया था, और बाबा साहब भी वहीं से ज्योतिबा फुले जी से प्रेरणा लेकर के उनको पढ़ करके ही बाबा साहब भी आगे आए थे। मेरा सवाल वो नहीं था, मैं ये कह रहा था कि जिस तरह से विनोद तेजियान पहले सक्रिय थे, घर घर जाके, गांव जाके बड़ी बड़ी मीटिंगें लेते थे, उस तरह से लोग चाहते हैं कि वो बाहर निकले। वो हम लगातार कर रहे थे,
वो हम लगातार कर रहे थे। कुछ चीज़ें ऐसी है जो चैनल पर नहीं बताना चाहता हूँ और बतानी भी नहीं चाहिए, लेकिन आपको हल्का सा हिंट दे रहा हूँ। आपके पीछे ये फ़ोटो है, ज़रा इस फोटो को दिखाओ। आपके पीछे केवल और केवल ये फ़ोटो दिखाइए आप। ये राजरत्न अंबेडकर है, ये बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के बड़े भाई आनंद राव का पड़पोता है और ये 98% से MBA है। तो ये संविधान बचाओ देश बचाओ आंदोलन चला रहे थे। इनकी उत्तर भारत की सारी मीटिंगें मेरे साथियों ने कराई है। सबसे बड़ी मीटिंग कुरुक्षेत्र में और सहारनपुर में और आपके सुनाम में, पूरे देश में ये कार्यक्रम चल रहे थे, जब लोगों को किसी को भी ये पता नहीं था 2014 में कि संविधान खतरे में है। हम उस समय आंदोलन चला रहे थे। हमारे आंदोलन की बदौलत ही, संविधान बचाओ संघर्ष समिति की बदौलत ही, चाहे राहुल गांधी जी और चाहे कोई दूसरे नेता हो, जो संविधान हाथ में लेने के लिए लोग मजबूर हुए, तो ये राजरत्न अंबेडकर और बामसेब के मेश्राम और तमाम जो संविधान बचाओ संघर्ष समिति थी, इनके आंदोलन की बदौलत ही इन लोगों को संविधान हाथ में पकड़ना पड़ा, वरना इनका कहीं कोई एजेंडा संविधान का नहीं था। और तो और हमारे लोग ही हमें उस समय मूर्ख बताते थे, कहते जी हाँ संविधान कहाँ खतरे में, संविधान को कौन हटा देगा। जब हम लोग आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति चला रहे थे तब ये यूँ कहते कि आरक्षण कैसे हट जाएगा। आज आपने देख लिया आरक्षण सारा खत्म हो लिया, 99% प्राइवेटेशन आ गया सब जगह। तो ऐसे ही संविधान भी आप मान लीजिएगा कि संविधान भी 90% अंदर से चेंज हो लिया है। ठीक है ना। संविधान के अंदर जो आपकी हिस्सेदारी है वो सब प्राइवेट करके सब आपकी हिस्सेदारी खत्म की जा रही है धीरे धीरे। सारे सरकारी विभाग बेचे जा रहे हैं। तो संविधान भी खतरे में है और जिस संविधान को ये भारत में लाना चाहते हैं उसका नाम मनुस्मृति है। और मनुस्मृति का मतलब है जो व्यक्ति जिस जाति में पैदा हुआ है वो ही काम करेगा, उस जाति से जुड़ा हुआ दूसरा काम वो नहीं कर सकता। अगर करेगा तो पुलिस उसको पकड़ कर जेल भेजेगी। ये 650 साल तक मुगलों ने भी यही सरकार चलाई, उन्होंने भी मनुस्मृति इस देश में लागू करके रखी है। बिल्कुल। इसलिए आप अगर ये कह रहे हैं हम तो लगातार कंटिन्यू सक्रिय हैं, लेकिन जैसे ही सहारनपुर की रैली हुई संविधान बचाओ संघर्ष संविधान बचाओ देश बचाओ 2000, ये रैली थी 30 जून 2014। उसी के बाद आरएसएस ने प्लानिंग करके इसी ज़िले में एक नया संगठन बनवाया और उस संगठन ने गांव-गांव में द ग्रेट चमार के बोर्ड लगवाई और प्रायोजित घटनाएं करवा करके किसी दूसरे को यहाँ से नेता उभारा गया। क्योंकि पूरा आरएसएस इस बात से घबरा रहा था कि राजरत्न बाबा साहब की फैमिली से है और मेश्राम उसको पीछे से गाइड कर रहा है। और इस आंदोलन में तमाम बड़े बड़े लोग खड़े हो गए और ये आंदोलन जो है एक दिन इस देश की सत्ता पर कब्जा कर लगा। चूँकि इनके पास सच्चाई है, सच्चाई 2 बार बताने से लोगों के दिमाग में आ जाती है, उन्हें हजारों बार, उनको सैकड़ों बार झूठ बोलना पड़ता है संघ के लोगों को। इसलिए उन्होंने इस पूरे आंदोलन को ठीक इसी तरीके से ख़त्म किया है, जिस तरह से ख़त्म करने की कोशिश की है, जिस तरह से बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को पीछे करने के लिए वो जगजीवन राम को लेकर आए और साहब काशीराम को पीछे करने के लिए वो बहन मायावती को लेकर आए। ऐसे ही पूरे बामसेब के आंदोलन को ख़त्म करने के लिए इस देश में एक नई आर्मी का जन्म करवाया गया। और ये इस आर्मी का जो चीफ है, अभी रामजी लाल सुमन पे बयान आया तो उन्होंने ये कहा कि हमें इतिहास की जानकारी नहीं है। जब उनसे पूछा कि ये जो राणा सांगा और उनके ऊपर जो सवाल बाबर के ऊपर जो आया है, बाबर के ऊपर जो आया था कि उसमें आपका क्या कहना, तो उन्होंने कहा कि मैं इतिहास का स्टूडेंट नहीं, मुझे इतिहास की जानकारी नहीं। तो मैं ज़रा सा ये कहना चाहता हूँ, कब समाज समझेगा सही और गलत को। ये देखिए बाबा साहब ने क्या कहा कि जो कौम अपना इतिहास नहीं जानती वो भविष्य का निर्माण नहीं कर सकती। जो कौम का मतलब होता है समाज, समाज में से ही नेता निकलता है। आपका नेता खुद ही स्वीकार कर रहा है कि मुझे इतिहास की जानकारी नहीं। जिस नेता को, जिस समाज को इतिहास की जानकारी नहीं है वो अपने भविष्य का निर्माण नहीं कर सकता। ये बाबा साहब कह करके गए तो ऐसे लोगों पर भरोसा कर रहे। ये लोग MLA MP बन सकते हैं, ठीक है ना, अपना भला कर सकते हैं। समाज का भला वही करेगा जिसको अपने इतिहास की जानकारी होगी और इतिहास से सबक लेकर चलेगा। जो इतिहास से सबक नहीं सीखता, इतिहास उसको सबक सिखा देता है। कुछ दिन ऐसे लोग घूमते हैं बड़ी बड़ी गाड़ियों में, कुछ लोगों का वाह 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 होती है, ये आयरन लेडी और आयरन पता नहीं क्या क्या भी बनते हैं, लेकिन लास्ट में इनकी जुबान एक दिन चुप हो जाती है। ये थे कद्दावर नेता विनोद तेजियान जी। इनकी बात आपको कैसी लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।